छात्रों छात्रों इंग्लिश कन्वर्सेशन के पिछले क्लास में मैंने पहला चैप्टर सैल्यूटेशन बताया था और सैल्यूटेशंस में जितने भी आइटम्स आए उसकी व्याख्या मैंने सविस्तार की। मुझे यकीन है कि सैल्यूटेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आपको किसी का सैल्यूट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए इस कक्षा में हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, यानी एटिकेट्स पे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिष्टाचार के शब्द। हमारे जीवन में प्रायः शिष्टता के कुछ शब्द आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने से श्रेष्ठ जनों से या छोटे जन से भी हमें कोई काम लेना हो या काम करवाना हो तो हम उन्हें उदंडता के साथ नहीं कह सकते। हम उन्हें रफ लैंग्वेज में नहीं बोल सकते कि अबे यार इधर आ, चलिए काम कर। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मामला पर टेढ़ा पड़ जाए। आपको अगर किसी से कोई काम करवाना हो तो शिष्टता से काम करवाना होगा, शिष्टाचार का पालन करना होगा, न कि उदंडता का पालन करना होगा। तो हिंदी में जैसे हम किसी से कोई काम करने को बोलते हैं तो कहते हैं कि कृपया ये काम कर दीजिए, कृपया ऐसा कर दीजिए। किसी से पैसे की मांग करनी हो तो हम प्रायः बोलते हैं कि कृपया मुझे 5,000 रुपये दीजिए, 10,000 दीजिए। तो वहाँ हम शिष्टाचार का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी शिष्टाचार के कुछ शब्द हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने इन शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेजों के सामने नहीं किया तो वो आपको अनसिविलाइज्ड समझेंगे, यानी असभ्य समझेंगे, और हो सकता है कि आपके बार बार पूछने के पश्चात भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। तो वहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। तो भला हम ऐसा क्यों करें? इससे दूर रहने के लिए आइए हम सीखते हैं कि शिष्टाचार के कौन कौन से शब्द हैं। तो मैंने बोला शिष्टाचार के ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आता है एटिकेट्स। चैप्टर 2 में क्या आता है? एटिकेट्स। ETIQUETTES। ध्यान रखेंगे, एटिकेट्स का मतलब क्या? शिष्टाचार के शब्द, यानी शिष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए तो इसका भी अर्थ और आसानी से समझ जाएंगे। यानी शिष्ट जोड़ आचार, जिसका आचार का मतलब क्या? आचरण, आचार, व्यवहार। तो जिसका व्यवहार शिष्ट हो यानी विनम्र हो उसे ही शिष्टाचार कहा जाता है। चलिए तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं ये मैं आपको बताते चलता हूं। पहला है प्लीज या काइंडली। इसका शाब्दिक अर्थ है कृपया। दोनों का शाब्दिक अर्थ है कृपया। इसका इस्तेमाल आप कहां पे करेंगे? जब आप किसी श्रेष्ठ जन या वरिष्ठ जन या वृद्ध जन या बड़े जन से मिलते हैं या उनसे बाय चांस मुलाकात होती है तो वहां पे आप कहते हैं कि कृपया ये कर दीजिए। यदि उनसे कोई काम लेना हो तो वहां आप उग्रता से बात नहीं कर सकते, रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे आपको बड़ी विनम्रता से बोलना होगा कि प्लीज प्रोवाइड मी 5,000 रुपीज, प्लीज गिव मी पेन। अपने से छोटे जन से भी, कनिष्ठ जन से भी, वो तो हो गए श्रेष्ठ जन की बात, कनिष्ठ जन से भी यानी जूनियर से भी आप यदि इस एटिकेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जूनियर आपका आसानी से काम कर देंगे, नहीं तो आपका काम नहीं करेंगे। अगर आपने शिष्टाचार का पालन नहीं किया तो आपका काम वो भरसक हो सकता है नहीं करे। इसीलिए आप किसी से भी कोई काम लेना हो, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मुझे 5,000 रुपये दीजिए, रुपये दें, तो यहां क्या बोलेंगे कि गिव मी 5,000 रुपीज। नहीं, ऐसा हरगिज आप नहीं बोल सकते। हो सकता है कि वो आपका काम नहीं करे। तो इसीलिए इस सेंटेंस को विनम्र बनाने के लिए, कंसिडरेट बनाने के लिए आप यहाँ पे बोलिए
प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज, या इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, गिव मी 5,000 रुपीज। किसी से भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक क्लू बात यहां पे मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे कि प्लीज यदि आप बोलते हैं तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कीजिए, लेकिन यदि आप लिखते हैं अपनी नोटबुक या एक्सरसाइज बुक में तो वहां पे आप पहले इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपको लिखना है कि कृपया यहां से चले जाइए, प्लीज गो फ्रॉम हेयर, ऐसे आपको लिखना है, तो यहाँ प्लीज का आपने पहले इस्तेमाल किया, लेकिन जब बोलना है तो आप बोले गो फ्रॉम हेयर प्लीज, ऐसे करके बोलेंगे, उन्हें आप हटाएंगे। चलिए, तो ये देखा आपने। एक बात ये टर्म आता है काइंडली, काइंडली का कहाँ यूज करेंगे आप, इसका भी शाब्दिक अर्थ वही है कृपया, लेकिन यूज कहाँ करेंगे। पहले प्रायः देखा जाता था कि ऑफिशियल लैंग्वेज में प्लीज का इस्तेमाल न करके काइंडली का भी यूज होता है। अभी भी इसका यूज बड़े पैमाने पे होता है, पहले तो किया ही जाता था, अभी भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है काइंडली का, लेकिन और ये प्रायः ऑफिशियल राइटिंग में होता था, लेखन में, न कि वाचन में, बोलने में नहीं था। बोलने में प्रायः प्लीज का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लिखने में भी काइंडली का इस्तेमाल होता है और बोलने में भी आप प्लीज के बदले काइंडली का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले जैसे एप्लीकेशन आप लिखते थे तो लिखते थे रिक्वेस्टेड काइंडली टू इश्यू माय सर्टिफिकेट, ऐसे लिखते थे आप, लेकिन अब देखा जाता है बोलने में भी इसका यूज होने लगा है। आप यूं भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है कि कृपया मुझे पानी लाओ या मेरे लिए पानी लाओ, तो क्या बोलेंगे, फेच काइंडली फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये कि काइंडली का यूज आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखेंगे, काइंडली का कभी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं होगा, अंत में यूज नहीं होगा। जब यूज होगा तो सेंटेंस के आरंभ में ही, न कि अंत में, हमेशा आरंभ में ही इसका यूज करना है। चलिए, तो आपने देखा नंबर 1 आइटम था प्लीज या काइंडली। अब देखिए नंबर 2 आता है थैंक यू, यानी धन्यवाद, ठीक। या इसके बदले में आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच, यानी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भी हम बोलते हैं। चलिए, इसके बदले में आप ये भी बोल सकते हैं थैंक्स, यानी धन्यवाद या शुक्रिया, इसे उर्दू में बोला जाता है शुक्रिया। चलिए, इसके बदले में आप बोल सकते हैं थैंक्स ए लॉट, वही चीज है, यानी बहुत बहुत शुक्रिया या बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। देखा आपने। इसके बदले में एक और पॉपुलर वर्ड है मेनी, मेनी थैंक्स टू यू, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत बहुत शुक्रिया, यानी धन्यवाद। तो छात्रों देखिए, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। इसका इस्तेमाल यदि आपने किसी को कोई काम बोला और उसने बड़े आसानी से आपका काम कर दिया, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, तो उसका एहसान प्रकट करने के लिए या एहसान जताने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए आप वहाँ पे कह सकते हैं थैंक यू या थैंक्स, दोनों में से कोई एक।
यदि विशेष एहसान प्रकट किया करना हो, आपका कोई बड़ा काम उसने कर दिया हो, तो वहां पे आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच या थैंक्स ए लॉट या मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ये दोनों एक हैं और ये तीनों एक हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये दोनों एक है, सेम है, और ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। ये तीन में से थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, मेनी मेनी थैंक्स टू यू आपका बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसने आपका काम कर दिया या किसी बड़े काम को उसने आपके लिए अंजाम दिया, आप चुप नहीं बैठिए, तुरंत उनका एहसान जताने के लिए या आभार प्रकट करने के लिए आप फौरन बोलिए मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच या थैंक्स अ लॉट या थैंक्स या थैंक यू या थैंक यू वेरी, कुछ भी आप इतने में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आपने देखा थैंक यू का प्रयोग कहां कहां पे होगा। अब नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 पे है नो मेंशन। नंबर 3 पे है नो मेंशन, या इसका मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, ये देखा आपने। चलिए, इसके बदले में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंशन नॉट। इसका भी शाब्दिक अर्थ यही है। इसके बदले में आप ये भी कह सकते हैं विद इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, यानी यह या वह सब ठीक है, या वह सब ठीक है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसके बदले में आप दैट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, दैट्स ऑल राइट, यानी वह सब ठीक है। या इसके बदले में आप एक और का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसका शाब्दिक अर्थ है जरा भी नहीं। तो ये देखा आपने। इसके बदले में आप एक और का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड है, ये शॉर्ट फॉर्म है, यू आर वेलकम, यानी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है जनाब, या कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, या सिर्फ वेलकम भी आप बोल सकते हैं, यानी स्वागत है आपका। तो छात्रों, आपने देखा नो मेंशन, मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम, वेलकम। अब इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, जानिए। यदि आपने किसी को कोई काम बोला करने को और उसने आपका काम कर दिया, तो उसका एहसान जताने के लिए या आभार प्रकट करने के लिए आप फौरन बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। यदि आपने थैंक यू बोला या आपके सामने वाले ने थैंक यू बोला, तो दोनों में से किसी को जवाब देना होगा, इतने में से एक। या तो थैंक यू के बदले में बोलिए नो मेंशन, या मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट, या दैट्स ऑल राइट, नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम। इतने में से किसी का भी इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे और एक कुल बात मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, नॉट एट ऑल, क्योंकि इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, और इसका नो मेंशन का भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। इन दोनों में से किसी का भी यूज धड़ल्ले से आप कर सकते हैं, और ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि ये इन दोनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो। आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखा आपने कि नो मेंशन, मेंशन नॉट, इन सबों का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आइए अब मैं बताऊं आपको एक्सक्यूज मी प्लीज, चौथा। नंबर 4 है एक्सक्यूज मी प्लीज।
जरा गौर कीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह जगह पे इसका अर्थ बदल जाता है, तो इसीलिए सारे का अर्थ लिखना संभव नहीं है, वो बताने से ही आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए इसे हम बताते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। इसका सबसे पहला इस्तेमाल देखिए, जब आप दो चार जने के बीच में बैठे हों, दो चार जने के बीच में बैठे हों और किसी कार्यवश आपको वहां से उठ के जाना पड़ गया, यानी कहीं से कॉल आ गई या किसी ने इशारा किया चलने को या कोई इमरजेंट वर्क आ गया और वहां से उठकर आप जाना चाहते हैं, तो आप सीधे उठ के नहीं चले जाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें श्रेष्ठ जन भी होंगे, वरिष्ठ जन भी होंगे, सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे। तो खैर जूनियर के लिए कोई बात नहीं, लेकिन श्रेष्ठ जन और वरिष्ठ जन सीनियर के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई यूं ही हम अचानक उठ के तो चल नहीं देंगे। इसके लिए कोई वर्ड का तो इस्तेमाल, शिष्टाचार का कोई शब्द का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप वहां से उठ के फौरन जाना चाहते हैं तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी प्लीज। ये है नंबर 2 इस्तेमाल। देखिए इसका कहां पे होता है नंबर 2 इस्तेमाल। जैसे कोई संकरा सा रास्ता है, वहां दो जने बात कर रहे हैं और आपको उस रास्ते से गुजर के जाना है, लेकिन जब तक वो दोनों वहां से हटेंगे नहीं आप वहां से जा नहीं सकते। तो इस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल आप करेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। इसका इस्तेमाल करेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। तो इसीलिए प्रायः आपने देखा होगा कि इस वर्ड का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, नहीं टू ग्रेट एक्सटेंट होता है इसका इस्तेमाल। तो आप तीसरा यूज देखिए, तीसरा यूज इसका कहां पे होता है। क्षमा मांगने के भी अर्थ में होता है। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं या हमसे कोई भूल हो जाती है तो वहां भी हम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। और इसका एक और चौथा प्रयोग देखिए, चौथा प्रयोग कहां है इसका, कि जब कक्षा चल रही हो, वर्ग का संचालन हो रहा हो, यानी क्लास चल रहा हो और शिक्षक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो या प्रोफेसर साहब कुछ लिख रहे हो बोर्ड पे, वहां पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही हो, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकते, नोट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिखने का आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो आप वहां पे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज सर। तो सर जी समझ जाएंगे और हट जाएंगे। आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके ये 4 यूज हैं एक्सक्यूज मी प्लीज के, जो मैंने आपको बताए। अब चलिए अगले पर छात्रों, तो एक्सक्यूज मी प्लीज का इस्तेमाल हम कहां कहां पे करेंगे, इनका व्यवहार कहां कहां पे होगा वो आपने सीखा। अब नंबर 5 में आता है आई बेग योर पार्डन। नंबर 5 में आता है आई बेग योर पार्डन, या सिर्फ आप कह सकते हैं पार्डन प्लीज, क्योंकि इसके भी 2-3 व्यवहार हैं, 2-3 यूज हैं, तो मैं इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिखूंगा। जरा देखिए, जब कक्षा चल रही हो और शिक्षक ने कोई बात बताई और वो बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप चुपचाप बेंच पे, चुपचाप वहीं पे खड़े हो जाइए, अपने स्थान पे ही खड़े हो जाइए और बोलिए पार्डन प्लीज सर या आई बेग योर पार्डन सर। तो वहाँ पे सर जी समझ जाएंगे कि इसको लगता है मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो आप बताइए कि मुझे समझ में नहीं आई, फिर से आप रिपीट कीजिए, तो सर जी आपको रिपीट कर देंगे। इसका पहला यूज है। दूसरा यूज क्या है कि जब आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हों और उनकी बात ठीक से आप स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हो या स्पष्ट उधर से आवाज़ नहीं आ रही हो, तो आप फौरन बोलिए पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन प्लीज या आई बेग योर पार्डन सर। वो समझ जाएंगे कि आपकी उनकी आवाज़ यहाँ तक स्पष्ट नहीं पहुँच पा रही है, बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, तो आप वहाँ